नमस्कार, मैं ममता ठाकुर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। आज मैं आपको एम.कॉम 4 सेमेस्टर से यूनिट 5 नरसिम्हन कमेटी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नरसिम्हन कमेटी क्या है। नरसिम्हन कमेटी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति का नाम एम नरसिम्हन के नाम पर रखा गया। एम नरसिम्हन को फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर यानी कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर का पितामह कहा जाता है। एम नरसिम्हन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। अब दूसरी बात ये जानते हैं कि इस समिति का जो गठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले आर्थिक समस्या एवं वित्त संबंधी समस्याएं जो हैं उनको हल करना। इस समिति को नरसिम्हन समिति के अलावा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति भी कहते हैं। इस समिति का जो गठन हुआ है वो 2 चरणों में किया गया। पहला है जिसे हम कहते हैं प्रथम नरसिम्हन समिति जो 1991 में निर्मित की गई, और दूसरा है द्वितीय नरसिम्हन समिति यानी कि सेकेंड नरसिम्हन समिति जो 1998 में निर्मित की गई थी। नरसिम्हन समिति के गठन का कारण क्या है, इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीयकरण, जिसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। राष्ट्रीयकरण की समस्या किस प्रकार हुई, यह राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण की जब कोई सरकार जो होती है वो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर किसी निजी स्वामित्व वाली जो संस्था है उसको सार्वजनिक संस्था में बदल देती है, तो इसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक बैंक बनाया जा सकता है। भारत में वर्ष 1991 से पूर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से कुछ वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिनका समाधान करना अति आवश्यक था। दूसरा है हमारा उदारीकरण, जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। ये समस्या तब उत्पन्न हुई कि जब देश में उदारीकरण को अपनाया गया। उदारीकरण का आशय ये है कि जब कोई देश अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं को समाप्त कर या उनके जो नियंत्रण होते हैं उनमें ढील देकर उनमें शिथिलता प्रदान करती है, तो हम इसे उदारीकरण कहते हैं। भारत में उदारीकरण प्रारंभ होने से नई नई प्राइवेट जो बैंक थी और विदेशी बैंक जो थे उनका प्रवेश प्रारंभ होना शुरू हो गया था, तथा विदेशी बैंकों के आगमन से नई नई जो चुनौतियाँ थी वो भी आने लगी, क्योंकि इन जो विदेशी जो बैंक थे उनके जो आधार थे वो बहुत ही मजबूत थे। अगला पॉइंट है हमारा वित्तीय सुधार, जिसे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कहते हैं। नरसिम्हन समिति को वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति कहते हैं। भारत सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग सेक्टरों का समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक मजबूत, प्रभावी, प्रतिस्पर्धी तथा कार्यकुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया। अगला चौथा पॉइंट है हमारा आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। जो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 1991 में जो बहुत सारे आर्थिक सुधार शासन द्वारा किए गए, जिससे भारत के आर्थिक विकास का जो पहिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रगति तीव्र गति से होने लगी, और इसकी वजह से जो प्रतिस्पर्धाएं भी उत्पन्न होने लगी और नई नई समस्याएं भी जन्म लेने लगी, जिससे नौकरशाही व राजनीतिक हस्तक्षेप भी उत्पन्न होने लगा था। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनकी सिफारिशें क्या थी। नरसिम्हन समिति प्रथम चरण जो 1991 में निर्मित की गई, इसमें पहला है SLR और CRR में कमी की जाए। इस SLR और CRR को आरक्षित अनुपात कहते हैं। SLR को वैधानिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। यह वह रेशियो होता है जो बैंकों को अपनी जमा राशि का जो कुछ अनुपात होता है वो केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। SLR जो होता है वो देनदारियों और कुल मांग के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होता है। अगला है CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यह वह अनुपात है जो सरकार के बैंकिंग कानून के तहत जो सभी बैंक थे वो अपनी कुल जो नकद राशि होती थी उसका एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पास रखती थी, और यह अनिवार्य था, जिसे CRR या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। जो सभी बैंक थे वो सरकारी थे, अतः इस समय SLR और CRR बहुत अधिक होने का मुख्य कारण यह था कि जो सरकारी थी वो हमेशा इस बात से डरती थी कि जो बैंक है
वो पैसे डुबा ना दें। इसलिए वह हमेशा एसएलआर और सीआर की जो दरें हैं उसको बढ़ा के रखती थी। आइए हम इसे निम्न उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बैंक है उसका कुल जमा 500 रुपये है ना, और जिसमें एसएलआर की जो दर है वो 30% है और सीआरआर की जो दर है वो 10% है। इस तरीके से जो कुल दर है वो कितनी हुई, 40%। अब जब कुल जमा हमारा कितना है, 500 है, और इसमें से अगर हम 40% निकालें तो 200 रुपये आता है। तो अब इस 200 रुपये को कुल जमा में से माइनस करते हैं तो हमारा मूल्य कितना निकलता है, 300 रुपये। और ये जो 300 रुपये जो था, इसमें ये हमेशा बैंक में पड़ा रहेगा, जिसका उपयोग ना बैंक व्यवसाय में करेगी और ना ही लोन के लिए उपयोग करेगी, जिससे बैंकों को लाभ नहीं हो पाता था। इस समिति के आने से यह सिफारिश रखी गई कि जो एसएलआर है और सीआरआर की जो दरें हैं उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे जो बैंक है वो व्यवसाय में अधिक से अधिक पूंजी उपलब्ध करा सके और बैंकों के जो आय के जो साधन हैं वह भी खुल सके। बैंकों के पास जो है इससे कृषि उद्योग और व्यापार आदि के लिए आवंटन के लिए भी जो राशि है वो बची रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो भारत सरकार की जो सरकारें जो थी वो जितने भी बैंक थे वो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती थी, और इस क्षेत्र में जो है वो राजनीतिक और नौकरशाही व अन्य कारणों से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लगा, जिससे बैंक जो है थे वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते थे। इस समिति के गठन से यह कहा गया कि बैंकों की जो ब्याज दरें हैं वो बैंकों को स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे बैंक जो है वो ब्याज दरों को बाजार मूल्य के आधार पर तय करेगी। फिर अगला सिफारिश है हमारा दोहरा नियंत्रण पर रोक। इस समिति ने बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने की भी सिफारिश की। पहले बैंकों पर जो नियंत्रण होता था वो वित्त मंत्रालय और आरबीआई का होता था। तो इस समिति ने यह सुझाया कि बैंकों पर केवल आरबीआई का ही नियंत्रण होना चाहिए। अगला सिफारिश है समय पर वसूली। जब बैंक अपने ग्राहकों को लोन देती थी और बैंक जो थे वो अपने ऋण की जो राशि है वो उसका वसूली मूल्य उन्हें सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाता था। तो कभी कभार ये भी होता था कि जो लोन की जो राशि होती थी वो डूबत खाते में चली जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए इस समिति ने यह सिफारिश की कि इन वसूलियों के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। इस बात को सरकार ने माना और उन्होंने क्या किया कि इन ऋणों की वसूली के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण कहा गया। अगली सिफारिश बैंक सीमा समिति की ये थी कि प्रत्येक देश के अंदर बैंकों का स्तरीकरण स्थापित होना चाहिए, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जो इंटरनेशनल लेवल का हो, उससे नीचे राष्ट्रीय स्तरीय जो नेशनल लेवल का हो, और जिला स्तरीय यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तथा ग्राम स्तरीय यानी कि रूरल लेवल का होना चाहिए। अगला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम PSL कहते हैं। पहले सरकार द्वारा अपने कृषि स्तर, कुटीर उद्योग व अन्य जो कमजोर स्तर के जो क्षेत्र होते थे उनको बैंक जो है वो सामान्य दर से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराती थी, जिससे बैंकों को वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था, जबकि और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता था। इस कटौती को कम करने के लिए इस समिति ने यह सिफारिश की कि इन जो प्राथमिक स्तरों की जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक स्तर के जो क्षेत्र हैं, उनकी जो ऋण की जो राशि है उसको भी सामान्य ब्याज की दरों के आधार पर दिया जाना चाहिए, और बैंकों को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि उनकी ब्याज दरें क्या होंगी। फिर अगला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ ये है कि इस सिफारिश के अंतर्गत यह कहा गया कि सरकार और जो सार्वजनिक बैंकों के अलावा जो नई प्राइवेट बैंकों और विदेशी बैंकों को भी लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बैंकों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, जो उनके बीच प्रतियोगिता है ना, जो कंपटीशन है जो कहते हैं हम, उसको बढ़ावा दिया जा सके और
अधिक से अधिक उनमें सुधार किया जा सके। अगला है लेखा प्रणाली में सुधार। अ, इस समिति के गठित होने से लेखा प्रणालियों में भी सुधार करने की काफ़ी सिफारिशें की गई कि उनको जो वर्तमान स्थिति के आधार पर उनमें हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगला हमारा सिफारिश है कि बैंकिंग लोकपाल जिसे की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जो ग्राहक हैं और उनके जो बैंक के अंदर जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको अगर किसी प्रकार की समस्या होती है या किसी प्रकार की अगर शिकायतें होती हैं, तो उनका निवारण शीघ्र किया जाए और उनको महत्व दिया जाए। अगला हम नरसिम्हन समिति 2 जो 1998 में गठित की गई, इसकी सिफारिशों के बारे में देखते हैं कि इसकी सिफारिशें क्या थी। पहला है इसमें बैंकिंग में स्वायत्तता स्थापित होनी चाहिए, जैसे कि पहला प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा गया, जिसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनका यह उनको इस सिफारिश के माध्यम से यह कहा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनको पर्याप्त स्वतंत्रता और जो स्वायत्तता है वो प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों के साथ उनका बेहतर प्रतिस्पर्धा हो सके। अर्थात एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि मैं डिसीज़न लूँ और मैं ही प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकूँ। दूसरी बात यह रखेगी कि जो सार्वजनिक बैंकों के जो कर्मचारी हैं और उनकी जो भर्ती जो प्रक्रियाएं जो है, उनका जो प्रशिक्षण है और उनका जो पारिश्रमिक जो है वो सभी निर्धारित करने के लिए हमको एक सिस्टम पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, और यह पद्धति जो हो वो बहुत बेहतर पद्धति हो और इससे बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी सुधार हो सके। फिर अगला हमारा सिफारिश यह रखा गया कि सार्वजनिक बैंकों का निर्देशन मंडल जो होता है, जो इन सभी चीज़ों का निर्णय लेता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड कहते हैं, में सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में जो आमतौर पर जो राजनैतिक या राजनेता होते थे या नौकरशाह होते थे और संसद सदस्य इत्यादि जो होते थे, उनके द्वारा अक्सर क्या होता था, बैंकों के जितने भी दैनिक कार्यों में हमेशा हस्तक्षेप होता रहता था। अतः निर्देशक मंडल के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए, यह भी इस बात को सिफारिश रखी गई थी। अगला है हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे हम कार कहते हैं। ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो होता है वो बैंकों के दिवालिया होने के जोखिम को कम करके एक राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली की जो दक्षता होती है और उसकी जो स्थिरता को जो होती है उसको वो क्या करती है, सुनिश्चित करती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जो अंतर्निर्मित जो ताकत है उसमें इससे सुधार करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि सरकार को जो पूंजी है निर्धारित जो पूंजी पर्याप्तता के जो मापदंडों हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, इससे उनकी जो अवशोषण क्षमता में भी सुधार होगा। अगला है हमारा नैरो बैंकिंग, जिसे हम NPA कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम बैड लोन्स कहते हैं या कह सकते हैं। इस समय जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बहुत सारी जो बैंक होती है वो NPA की समस्या से गुजरती थी। NPA का मतलब ये होता है कि जब कोई जो बैंक होती है वो अपने जो कर्जदार हैं उनको जब राशि देती है, तो ये जो कर्जदार होते हैं वो अपने EMI के जो मूल्य होते हैं उसको चुकाने में नाकाम हो जाते हैं, तब उनका जो लोन होता है उसके लोन अकाउंट को NPA कहते हैं। ये भारत में ऐसी बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं जो बैंक से लोन लेती थी और उन्हें चुका नहीं पाती थी, तो इस कारण से बैंकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए इस समिति ने इस सिफारिश के माध्यम से यह बात रखी कि बैंकों के सफलतापूर्वक पुनर्वास के लिए जो है वो नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट अपनाएं, जिससे क्या होगा कि जो कमज़ोर बैंकों को केवल कम अवधि तथा जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों में अपने फंड को रख सकें।
तथा एक एआरसी की स्थापना की जाए। एआरसी का मतलब होता है परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनी। यह कंपनी क्या करती है कि जो जो नैरो होती है, जो एनपीओ जो होती है, वो अपने इस तरीके जो नैरो का जो नैरो होती है वो क्या करती है अपनी नैरो क्या करती है कि उनको अपनी जो कर्जदार के जो मूल्य होते हैं उसको वो एआरसी को बेच देती है ना। और एआरसी क्या करती है उसे जो जो कर्जदार हैं जो पैसे नहीं चुकाए थे है ना, उनकी जो संपत्तियां होती हैं है ना, उनसे वो क्या करते हैं उनकी संपत्तियों का वो नीलामी करते हैं और उस नीलामी के माध्यम से फिर अपना जो मूल्य है उसको वसूलने का कार्य करती है। अगला है हमारा कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। अगली सिफारिश के अंतर्गत यह कहा गया कि बैंकिंग प्रणाली को कंप्यूटरीकरण किया जाए और प्रौद्योगिकी उन्नयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, बैंकों के प्रतिनियुक्ति और बैंकिंग में व्यावसायिकता तथा जो बैंक है उसकी कर्मचारियों की भर्ती की समीक्षा आदि को भी इस सिफारिश के माध्यम से रखा गया ताकि बैंकिंग क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार से बहुत सारी अन्य सिफारिशें भी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताने की कोशिश की। धन्यवाद।